एक दिन रिया अपने लिए ऑर्गेनिक साड़ी बना रही थी। रिया जंगल से ढेर सारे कलरफुल फूल अपने घर लाया करती थी और उन फूलों से साड़ी बनाने लगती है। वो इसी तरह रोजाना जंगल जाया करती और ढेर सारे फूल तोड़कर लाया करती और घर आकर उन फूलों से अपनी साड़ी को तैयार किया करती। ये सब देख रही उसकी सास विमला एक दिन उससे कहती है, अरे रिया बहू, तुम ये ऑर्गेनिक साड़ी बना तो रही हो, लेकिन जब तुम इसको पहनोगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुम कपड़े खरीदना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं दिलवा दूंगी, पर हमारी इज्जत का मजाक ना बनवाओ। सासू माँ, मुझे अब की बार पार्टी में इन फूलों से बनी ऑर्गेनिक साड़ी पहननी है। 2 दिन बाद ही तो हमें पार्टी में जाना है और मुझे नेचुरल चीजें कितनी पसंद है, आप तो जानती ही हैं। बहू, मेरी बात मान, उस पार्टी में हमारी जान पहचान के बहुत से लोग आएंगे और सभी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? कोई हमारा मजाक बनाएगा? तुम्हारी इस ऑर्गेनिक फूलों वाली साड़ी को देखकर मेरा बेटा भी बहुत गुस्सा करेगा। सासू माँ, आपको अभी पता नहीं है ऑर्गेनिक चीजों के लिए लोग कितना उतावले हो रखे हैं। आप जानती हो शहर में ऑर्गेनिक चीज मिलना बंद हो गई है और मैं चाहती हूँ अपने गाँव से बैठे बैठे ऑनलाइन बिजनेस करूँ। बहू, मेरे पास तुझे मशीन दिलवाने के लिए पैसे नहीं है, साथ ही तू अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे शुरू करेगी जब घर में मशीन ही नहीं है और पैसे भी। दोनों सास बहू बात कर रही होती है कि तभी रिया का पति सरोज आ जाता है। अरे माँ, आपको पता है ऑनलाइन बिजनेस में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने ऑफिस में प्रोडक्ट ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट पर डालकर बेचता हूँ। अपने पति की बात सुनने के बाद रिया को भी हिम्मत मिलती है। रिया के बताए हुए हर सामान को सरोज बहुत अच्छे से मार्केट से पैक करवा कर ले आता है, जैसे रेडीमेड सस्ती साड़ी, लेस, फॉल आदि। और रिया अपनी सारी जमा पूंजी सरोज को दे देती है और सरोज अपने सेविंग मिलाकर मशीन खरीद लेता है। जैसे ही सरोज सारा सामान लेकर घर पहुंचता है, रिया नई मशीन देखकर बहुत खुश होती है और सारा सामान सही से रखवा लेती है। मशीन आने के बाद रिया रात दिन मेहनत करके अपना साड़ी तैयार कर लेती है और 2 दिन बाद वो दिन आ ही जाता है जब उन्हें पार्टी में जाना होता है। सभी लोग पार्टी में बहुत सुंदर सुंदर तैयार होकर आते हैं। वहीं रिया अपनी फैमिली के साथ फूलों वाली सुंदर साड़ी पहनकर पहुंचती है। सभी की नजर रिया की ऑर्गेनिक खुशबूदार साड़ी पर होती है और सभी रिया को देखते रह जाते हैं। इतनी सुंदर साड़ी गाँव में पहली बार किसी ने पहनी थी। सभी उसकी साड़ी देखकर उसे देखते ही रह जाते हैं और उसकी साड़ी को और उसे बार बार देखते हैं। सभी पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। रिया की दोस्त उसके साथ खूब अच्छे से डांस कर रही होती है और रिया को डांस करता हुआ देखकर सभी खूब तालियां बजाते हैं। रिया उस पार्टी में बहुत एंजॉय करती है, साथ ही साथ उसकी फैमिली भी बहुत खुश होती है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सरोज काम पर जाता है तो उसे काम से निकाल दिया जाता है, क्योंकि कई बार छुट्टी लेने पर सरोज की मालकिन उसे काम पर आने के लिए मना कर देती है। अपने बेटे को परेशान देखकर घर वापस आता हुआ देखकर रिया की सासू माँ चिंता में आ जाती है, क्योंकि घर में पैसों की तंगी होती है। लेकिन अब जब सरोज की जॉब चली जाती है तो उसे चिंता हो जाती है कि घर खर्च कैसे चलेगा। अपने पति को परेशान देखकर रिया कहती है, सुनो जी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है। मैं अपने ऑर्गेनिक साड़ी के आइडिया को शहर तक लेकर जाऊंगी। मैं घर में ही सिलाई का काम शुरू कर देती हूँ और फिर उससे जो भी पैसा बचेगा उससे मैं ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू करूंगी। साथ ही साथ हमारा घर खर्च भी चलता रहेगा। बेटा, अभी तो इस काम में नहीं है, तू मशीन पर काम तो कर लेगी ना। लेकिन एक बात बता, जब घर में पैसे ही नहीं है तो रेडीमेड साड़ी कहाँ से लाएगी? पापा जी, आपकी कमाई से घर खर्च चलता रहेगा और कुछ पैसे मैंने बचा रखे हैं, जिससे मैं कुछ रेडीमेड सस्ती साड़ी खरीद कर लाऊंगी और 3-4 साड़ी तैयार करके अपने घर के बाहर लटका दूंगी, जिससे लोगों को हमारे यहाँ ऑर्गेनिक साड़ी मिलती है ये पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, तू अपना काम जल्द से जल्द शुरू कर दे और हाँ, ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर दे। तुम दोनों, सरोज और तू, ये काम संभाल लोगे तो घर में पैसों की कमी नहीं होगी और साथ ही साथ तुम्हारा काम भी अच्छा चलेगा। हे भगवान, मेरे बच्चों का साथ दे और इन्हें हिम्मत दे ताकि मेरे बच्चे 4 पैसे कमाना सीख जाए। अगले दिन सुबह सुबह रिया उठती है और सरोज के साथ मार्केट चली जाती है। गांव में 11 किलोमीटर सफर तय करने के बाद एक बहुत बड़ी मार्केट लगती है, जहां पर बहुत सस्ते और अच्छे कपड़े मिलते हैं। दोनों पति पत्नी सुबह सुबह वहां पहुंच जाते हैं। सभी दुकानदार अपने अपने कपड़ों की तारीफ कर रहे होते हैं। वहीं रिया बहुत समझदार होती है, कुछ सस्ती और अच्छी साड़ी की परख करके 8-10 रेडीमेड साड़ी खरीद लेती है। सभी के रंग बहुत सुंदर और अच्छे होते हैं। दोनों
पति पत्नी जब घर पहुंचते हैं तो रिया की सासू माँ कहती है, अरे वाह, मेरी बहू इतनी सुंदर सुंदर साड़ी सस्ते दाम में उठा लाई। कितनी की आई है ये साड़ियाँ? सासू माँ, हम दोनों पैदल चले गए और ये रेडीमेड साड़ी फुल ले आए। बहुत सस्ते रेट पर मिल गई। आप देखते रह जाओगे जब ये बनकर तैयार होंगी तो। रिया बहुत स्मार्ट होती है, जिसे कपड़े सिलने का बहुत शौक था। रेडीमेड साड़ियों में फूल के गोटे बनाती है और फूलों से बना ब्लाउज तैयार करती है। रिया 10-15 दिन में ये सारी साड़ी बनाकर अपने घर के बाहर लगा देती है। साड़ियाँ बहुत सुंदर दिख रही होती है। गांव में नई नई शादीशुदा लड़कियाँ उन कपड़ों को देखकर तुरंत रिया के घर में खरीदने आ जाती है। अरे वाह रिया, तुमने तो गांव में रौनक ही लगा दी। इतनी सुंदर सुंदर ऑर्गेनिक साड़ियाँ तुमने तैयार करी है। ये साड़ियाँ तो बहुत महंगी दिख रही है। अब जल्दी से बताओ ये साड़ी कितनी की है? 2000 रुपए की है। और हाँ, ये साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं है। इसमें देखो, फूलों का गोटा लगा है, लटकन भी लगी है और लेस का भी काम हो रखा है, जो पूरे गांव में कोई भी नहीं करके देता। अरे इतनी सुंदर सुंदर साड़ी, तो मुझे ये साड़ी दे दो और मुझे पैसे बता दो। मैं तुम्हारे बनाए हुए ब्लाउज और साड़ी की दीवानी हो गई हूँ। इतने सुंदर ब्लाउज मैंने कभी नहीं देखे। ठीक है, लो और लाओ 2000 रुपए। वो लड़की तुरंत 2000 रुपए निकाल कर देती है और साड़ी ले जाती है। ऐसी ही धीरे धीरे कस्टमर दिन पर दिन दुगने चुगने होने लगते हैं और उसकी साड़ी देखकर सभी उसके पास आकर लेने लगते हैं और धीरे धीरे रिया की सारी ऑर्गेनिक डिजाइनर साड़ियाँ बिक जाती है। रिया पहले दिन अपनी साड़ी गांव के मार्केट में लगाती है और पहले ही दिन उसकी सारी साड़ी बिक जाती है। सारी साड़ी बिकने के बाद उसे 40,000 का मुनाफा भी होता है। इतनी तेजी से सारी साड़ी बिकने के बाद रिया की सासू माँ रिया से कहती है, अरे वाह बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। आज पहला दिन था और पहले ही दिन सारी साड़ी बिक गई। मुझे लगता है अब तुम्हें ये सारी साड़ी शहर में जाकर बेचनी चाहिए। तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब मुझे इतना सारा मुनाफा हुआ है तो मैं मार्केट से जाकर कल ही ढेर सारे कपड़े लेकर आऊंगी और अगले 2 हफ्तों में लेस लगाकर बहुत अच्छी ऑर्गेनिक साड़ी तैयार करूंगी और साथ ही साथ अपनी साड़ियों में डिजाइनदार ब्लाउज और यूनिक लेस की वैरायटी भी रखूंगी। रिया की सासू माँ और रिया बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसका पति सरोज उसे बहुत सपोर्ट करता है। अगले दिन सुबह होती ही दोनों पति पत्नी मार्केट में निकल जाते हैं और बहुत लंबा सफर तय करने के बाद सरोज और रिया बहुत सारी सस्ती और रेडीमेड साड़ी खरीद लेते हैं। रिया ढेर सारी साड़ी खरीदने के साथ साथ बहुत सारी लटकन, लेस आदि ले आती है। पिछली बार की तरह और ढेर सारी साड़ियाँ तैयार करती है और इस बार उसके पास बहुत सारे वैरायटी के ब्लाउज भी होते हैं। रिया सिलाई करने में बहुत माहिर थी, जिसकी वजह से वो तरह तरह के पैटर्न बनाकर तैयार करती है। ऐसे पैटर्न शहर में किसी के पास भी नहीं होते थे, क्योंकि ये सारे आइडिया रिया के अपने खुद के होते थे। रिया 2 हफ्ते लगाकर सारी साड़ी तैयार करके मार्केट में ले जाती है और वहां जाकर उन सारी रेडीमेड साड़ी को टांग देती है। अपनी महंगी महंगी साड़ी अपने स्टॉल के सामने लगाती है। मार्केट में साड़ी लगाने के बाद रिया के पास ढेर सारे कस्टमर खड़े हो जाते हैं। रिया इतने सारे कस्टमर को अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी, इसलिए सरोज भी उसके साथ उसकी मदद करता है। बहुत सारे ग्राहक आते हैं, साड़ी लेकर जाते हैं और मार्केट में होने की वजह से दूर दूर से लोग उसकी साड़ी लेने आते हैं, क्योंकि उसकी साड़ियों का रेट बहुत कम होता है। साथ ही साथ क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होती है। ये सब लेन देन चल रहा होता है कि तभी रिया की दुकान में एक शहरी लड़की आती है और कहती है, तुम्हारी दुकान के दूर दूर तक चर्चे सुने हैं। मैंने देखा पूरी मार्केट में घूमकर, इतने कस्टमर किसी के पास नहीं जितने तुम्हारे पास है। साथ ही साथ इतनी अच्छी वैरायटी, इतने अच्छे पैटर्न, ताजा फूल, ये आइडिया किसी के भी पास नहीं है। तुम ये सब खुद सिलती हो? हाँ, मुझे सिलाई का बहुत शौक है। साथ ही साथ हस्बैंड की जॉब चली गई, जिस वजह से हमारे घर में पैसों की तंगी आ गई थी और इसी वजह से मैंने ये काम करने का निर्णय लिया ताकि मैं अपने घर वालों की मदद कर सकूं। अरे ये सब कुछ तुमने सिला है और तुम्हारे पास इतना अच्छा आइडिया है तो क्यों ना तुम शहर में मेरे साथ चलो। मेरे पापा की अपनी खुद की कपड़ों की दुकान है, जहाँ पर बहुत सारे दर्जी काम कर रहे हैं। तुम्हें इतने अच्छे पैटर्न सिलने आते हैं, तुम्हें तो मेरे पापा तुरंत जॉब पर रख लेंगे और तुम चाहो तो अपनी फैमिली को भी अपने साथ ला सकती हो। क्या सच में? मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ, मैं शहर में आपके यहाँ जरूर आऊंगी और साथ ही मैं अपनी फैमिली को भी अपने साथ लाऊंगी। शहरी लड़की उसे अपना पता बता देती है और रिया खुशी से वो कार्ड अपने पास रख लेती है। हर बार की तरह इस बार भी रिया की सारी साड़ी शाम होने से पहले ही बिक जाती है और रिया को बहुत सारा मुनाफा भी होता है। रिया और सरोज शाम होती ही घर वापस लौटते हैं और घर में आकर अपनी माँ को सब कुछ बताते हैं। रिया की बातें सुनकर उसकी सासू माँ उससे कहती है,
है। अरे वाह बहू, तेरे इस काम की वजह से हमारे घर में अब पैसों की तंगी भी खत्म हो गई। साथ ही साथ अब तो तुझे भी जॉब करने का मौका मिल जाएगा। तू और मैं मिलकर खूब पैसा कमाएंगे। सरोज और उसके पिताजी इस छोटे से घर को बड़ा घर बनाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह रिया अपनी फैमिली के साथ शहर पहुंच जाती है और उस शहरी लड़की की दुकान में जाकर बैठ जाती है। सभी दुकान वाले रिया के कपड़ों को देखकर उसे देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि रिया अपने बनाए हुए बहुत सुंदर कपड़े पहनकर जाती है। तभी वो शहरी लड़की उसके पास आती है और कहती है, वाओ क्या ड्रेस है, चलो मेरे साथ, मेरे पिताजी से मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। शहरी लड़की इतना कहकर रिया की फैमिली को अपने पिताजी से मिलवाती है। शहरी लड़की के पिताजी बहुत मॉडर्न थे, जिन्हें रिया के कपड़े बहुत पसंद आते हैं। रिया ऑर्गेनिक फूल पत्तियों के कपड़े पहनकर गई थी। वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थे, जिसे देखकर शहरी लड़की के पिता कहते हैं, बेटी, मैंने अपनी बेटी से ही नहीं बल्कि पूरे शहर से तुम्हारी तारीफ सुनी है। साथ ही साथ तुम इतनी छोटी सी उम्र में शादी करके घर के काम और इतने सारे काम खुद ही मैनेज कर रही हो। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इंडिपेंडेंट हो। अंकल जी, इंसान को उसके हालात सबको सिखा देते हैं। मेरे ससुराल में पैसों की तंगी होने की वजह से आज मैं ये सारे काम खुद कर पा रही हूँ। हमारे घर में बहुत गरीबी थी और अब हमारे घर के हालात सुधरे हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी कंपनी में काम संभालूं और आप मुझे उसका अच्छा पैसा दे। जी बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को अपनी कंपनी में काम दूंगा और मुझ पर पूरा भरोसा रखो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे भी दूंगा। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ यहाँ रह भी सकती है और काम भी कर सकती है। भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगी। रिया और उसकी फैमिली को काम मिल जाता है और अगले ही दिन से सभी शहर में ही रहने लगते हैं और रोजाना समय पर ऑफिस जाया करते हैं। रात को देर रात घर पहुंचा करते। शहर में रिया की फैमिली बहुत हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। साथ ही साथ उस कंपनी में रोजाना समय पर काम करके देने की वजह से कंपनी के सभी लोग उससे बहुत खुश थे। दिन पर दिन कंपनी की बढ़ोतरी हो रही थी। ये सब देखकर मालिक बहुत खुश होते हैं और उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं। ऐसे ही रोजाना काम करते करते एक दिन रिया अपने ऑफिस में ताजा फूलों की ड्रेस बनाकर पहनकर जाती है, जो सभी को बहुत अट्रैक्ट करती है। रिया को उस ड्रेस में देखकर मालिक उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने बहुत सुंदर ड्रेस पहन रखी है। तुम जानती हो ऐसी ऑर्गेनिक चीजों के लिए शहर के लोग तरस रहे हैं। मैं चाहता तुम बेस्ट क्वालिटी के फूल खरीदो जो आर्टिफिशियल हो लेकिन दिखने में असली लगे और तुम उससे एक ड्रेस बनाओ और मुझे दिखाओ। हो सकता है उस ड्रेस की बहुत डिमांड रहे और हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। रिया सरोज के साथ अपने हिसाब से बहुत सारे फूल खरीद लाती है जो दिखने में असली दिखते हैं। रिया उन फूलों से एक बहुत सुंदर लहंगा बनाती है और अपने मालिक को दिखाती है। तुम्हारा ये फूलों वाला लहंगा लड़कियां पहनने के लिए उत्सुक रहेंगी। ये बहुत सुंदर है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारी सैलरी और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। थैंक यू सर, मुझे खुशी है कि शहर में सभी को मेरे पैटर्न और आइडिया अच्छे लगे। ऐसे ही कई सालों तक काम करते करते रिया और उसकी फैमिली बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लेती है और फिर एक दिन सभी आपस में बात करते हैं, बहू, हम मालिक की सहायता करके उनका बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं और दिन पर दिन उनकी कंपनी को लोग जानने लगे हैं। क्या हम ये मेहनत अपनी दुकान में नहीं कर सकते? माँ, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। रात दिन मालिक की कंपनी में काम करते करते एहसास होता है कि काश अपना भी बिजनेस होता और मुझे लगता है कि हमने बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है। क्यों ना हम इसी शहर में अपनी एक छोटी सी खुद की दुकान खोले। सासू माँ, मेरे दिमाग में भी यही ख्याल आ रहा था, लेकिन अपनी दुकान खोलने और फिर उसको मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ वर्कर की जरूरत होगी, क्योंकि मालिक के पास बहुत सारे वर्कर्स हैं जो उनकी कंपनी को संभाल रहे हैं। लेकिन हम लोग कैसे अपना काम संभालेंगे? बेटा, ऊपर वाले पर भरोसा रख, हमारा भी काम खूब चलेगा। ऐसे ही कुछ दिन और काम करने के बाद पूरी फैमिली कंपनी से जॉब छोड़ देते हैं और अपनी छोटी दुकान खोलने का फैसला लेते हैं। शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर रिया तरह तरह के पैटर्न वाले ड्रेस बनाने लगती है और सभी सदस्य उसके काम में मदद करवाते हैं। अब धीरे धीरे उनके पास खूब काम आने लगता है और रिया अपने काम को बहुत अच्छे लेवल पर चलाने लगती है। लोग दूर दूर से उसके बनाए हुए ड्रेस, साड़ी, सूट आदि लेने आते हैं और इसी तरह काम चलने के साथ साथ उन्हें खूब प्रॉफिट भी होता है। काम इतना अच्छा चलने लगता है कि लोग विदेश से भी उसे ऑर्डर भेजते हैं और सभी को ऑर्गेनिक ड्रेस बहुत पसंद आती है। अपना काम इतने अच्छे से चलता हुआ देखकर उसके ससुर जी उससे कहते हैं, बहू, तुम्हारा काम इतना अच्छा चलने लगा कि अब तुम्हें विदेश से भी ऑर्डर मिलने लग गए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना अच्छा काम मिलेगा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमारा नाम रोशन हो गया।
पिताजी, ये सब आप सबके सपोर्ट की वजह से हुआ। अगर पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट ना करती तो आज मैं इस लेवल पर नहीं पहुंच पाती। इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। रिया और उसकी फैमिली ने बहुत मेहनत करी और कमाए हुए प्रॉफिट से अपना खुद का घर शहर में बनाया और अब रिया के पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। दुष्ट सौतेली बहन। ये कहानी रामपुर में रहने वाले एक परिवार की है। परिवार में केवल पति पत्नी थे। पति विनोद और पत्नी सुरेखा। सुरेखा गर्भवती थी। उसका 9वां महीना चल रहा था। एकदम से सुरेखा के पेट में दर्द होने लगा। विनोद फौरन अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गया। थोड़ी देर बाद नर्स एक छोटी सी बच्ची को हाथ में लेकर बाहर आई और बोली, मुबारक हो विनोद जी, आपको बेटी हुई है। विनोद बहुत खुश होता है और नम आँखों से अपनी बेटी को अपने गोद में लेता है। मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, बिल्कुल सुरेखा पर गई है। मेरी बच्ची, तुझे देखकर तेरा बाप बहुत खुश है। नर्स, मेरी पत्नी सुरेखा कैसी है? देखिए, आपकी पत्नी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने आपको अंदर बुलाया है। विनोद अंदर जाता है जहाँ पर सुरेखा बहुत दर्द में थी। वो अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, मेरा जाने का वक्त आ गया है। ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने का सुख तो दिया, लेकिन इतनी उम्र नहीं दी कि ये माँ अपनी मासूम बच्ची को दूध तक पिला सके और अपनी ममता उस पर लुटा सके। वादा करो, आप मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखोगे, उसे खूब पढ़ाओगे लिखाओगे। हाँ सुरेखा, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करूँगा। मेरी एक और अंतिम इच्छा है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी का नाम श्रद्धांजलि हो। दुनिया से जाते हुए सुरेखा के यही आखिरी लफ्ज थे। अपनी पत्नी की मौत पर विनोद फूट फूट कर रोता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अपनी बेटी की देखभाल के लिए और सुरेखा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वो वैष्णवी नाम की एक औरत से शादी कर लेता है और उससे कहता है, वैष्णवी, मैंने तुमसे शादी अपनी निजी जरूरतों के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की है ताकि मेरी मासूम बच्ची को माँ का प्यार मिल सके। श्रद्धांजलि मेरी पत्नी सुरेखा की आखिरी निशानी है। सुरेखा चाहती थी कि मेरी श्रद्धांजलि खूब पढ़ाई लिखाई करे। अजी, आप चिंता मत कीजिए, सुरेखा दीदी का ये सपना जरूर पूरा होगा। श्रद्धांजलि आज से मेरी बेटी है। लाइए, बच्ची को मुझे दे दीजिए। वैष्णवी अपनी झूठी बातों से विनोद को यकीन दिला देती है कि वो एक बहुत अच्छी औरत है। लेकिन जैसे ही विनोद काम पर चला जाता है, वो नन्ही सी श्रद्धांजलि को जमीन पर लेटा देती है, जिसके कारण श्रद्धांजलि बहुत रोने लगती है। नन्ही सी बच्ची पर बिना तरस खाए वैष्णवी बहुत अत्याचार करती थी। श्रद्धांजलि रोती रह जाती थी, लेकिन वैष्णवी उसको दूध नहीं देती थी। एक दिन वैष्णवी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद वो भी एक बेटी को जन्म देती है। अपनी बेटी के जन्म के बाद वैष्णवी के मन में श्रद्धांजलि के लिए और भी ज्यादा सौतेलापन आ जाता है और वक्त के साथ 5 साल बीत जाते हैं। सुनिए विनोद जी, अब हमारी बेटी 5 साल की हो गई है, उसके स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। हाँ वैष्णवी, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही श्रद्धांजलि और आरती दोनों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ। अगले दिन विनोद अपनी दोनों बेटियों का एक ही स्कूल में एडमिशन करवा देता है। उसके बाद से श्रद्धांजलि और आरती स्कूल जाने लगती हैं। श्रद्धांजलि को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो क्लास के सारे टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लेकर आती थी। और वहीं दूसरी तरफ आरती का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हर टेस्ट में उसको 0 मार्क्स मिलते थे, इसलिए उसे स्कूल में टीचर से बहुत डांट पड़ती थी। पता नहीं मेरी सौतीली बहन हर बार टेस्ट में मुझसे ज्यादा नंबर कैसे लेकर आ जाती है। इसके पढ़ाकू होने की वजह से हर बार इसको टीचर से शाबाशी मिलती है और मुझे डांट पड़ती है। इसका तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद टीचर सभी बच्चों को होमवर्क दे देती है। छुट्टी होने पर आरती और श्रद्धांजलि घर आ जाती हैं। दोनों को घर आता देख वैष्णवी कहती है, अरे मेरी आरती बिटिया, स्कूल से घर आ गई तुम। क्या खाना है तुम्हें, मोमोज या पिज्जा या फिर कुछ और? मम्मी, मुझे मोमोज खाना है। मोमोज का नाम सुनकर श्रद्धांजलि अपनी माँ को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगती है और कहती है, माँ, मुझे भी मोमोज खाना है। श्रद्धांजलि की मोमोज खाने की ख्वाहिश सुनकर उसकी सौतीली बहन आरती उसकी चोटी खींचते हुए कहती है, खबरदार जो आज के बाद मेरी माँ को अपनी माँ कहा तो ये तेरी माँ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। अपनी माँ को तो तू पैदा होते ही खा गई।
श्रद्धांजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वैष्णवी के पास जाकर उससे कहती है, माँ आरती झूठ कह रही है ना, क्योंकि मेरी माँ तो आप हो। तेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। तू जिम्मेदार है अपनी माँ की मौत की। मैं तेरी कोई सगी माँ नहीं हूँ। इस बात का श्रद्धांजलि के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। रात को जब विनोद घर आता है तो अपनी बेटी के कमरे में आता है और उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा, मेरी फूल सी बच्ची का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? पिताजी, मेरी माँ कौन थी और वो कैसे मरी? अपनी माँ के बारे में श्रद्धांजलि को पूछता हुआ देखकर विनोद समझ जाता है कि वैष्णवी द्वारा उसको सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो सुरेखा के बारे में श्रद्धांजलि को सब कुछ बता देता है। जिसके बाद श्रद्धांजलि आंसू पोंछकर कहती है, पिताजी, अब मैं खूब पढ़ूंगी और अपनी माँ के सपने को पूरा करूंगी। उस रात श्रद्धांजलि टेबल पर अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। होमवर्क करते करते वो सो गई। तभी वहाँ पर आरती आई और उसने श्रद्धांजलि के होमवर्क पर इंक गिरा दी। बेचारी मेरी बहन, कितनी मेहनत से उसने होमवर्क किया था और मैंने उसका सारा होमवर्क खराब कर दिया। श्रद्धांजलि की सुबह जब आँख खुलती है तो अपने होमवर्क पर स्याही बिखरी हुई देखकर वो बहुत रोती है। श्रद्धांजलि को पता था ये सब आरती ने किया है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपना होमवर्क दोबारा कर लेती है। इसी तरह एक दिन जब श्रद्धांजलि किताब पढ़ रही थी तो आरती ने आकर उसकी किताब छीन ली। तुमने मेरी किताब क्यों छीन ली? मुझे मेरी किताब वापस करो, मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं दे रही मैं तुझे तेरी किताब। बता क्या कर लेगी? मुझे तेरे साथ खेलना है, इसलिए मेरे साथ बाहर चलकर खेल, वरना मैं तेरी किताब फाड़ दूंगी। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। उसके बाद श्रद्धांजलि घर से बाहर जाकर आरती के साथ खेलने लगती है। तभी बाहर बहुत जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के कारण कीचड़ हो जाता है। आरती श्रद्धांजलि को कीचड़ में धक्का दे देती है। आरती, ये क्या किया तुमने? तुमने मुझे कीचड़ में गिरा दिया। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो? तुम बहुत बुरी हो। मनहूस कहीं की, मुझसे जुबान लड़ाती है। तू रुक, अभी बताती हूँ तुझे। आरती श्रद्धांजलि का स्कूल का बस्ता और उसकी कॉपी किताब सब कीचड़ में लाकर फेंक देती है, जिस वजह से बारिश के कारण श्रद्धांजलि की सारी कॉपी किताब फट जाती है। ऊपर से उस दिन वैष्णवी और आरती मिलकर बेचारी को बहुत मारते हैं और साथ ही श्रद्धांजलि से आगे पढ़ाई करने का हक भी छीन लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आरती बिंदास होकर स्कूल के बाद कॉलेज की पढ़ाई खत्म करती है। देखते ही देखते दोनों बहनें शादी के लायक हो जाती हैं। विनोद अपनी दोनों बेटियों के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढता है। दोनों लड़के भाई थे। कुछ ही दिनों में दोनों बहनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती हैं, लेकिन आरती अपनी सौतेली बहन श्रद्धांजलि की शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। ये श्रद्धांजलि की बच्ची तो मेरी जिंदगी में बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक गई है। मायके के साथ साथ अब ससुराल भी एक होगा। नहीं, मुझे इस शादी को रोकना होगा। तभी वहाँ पर वैष्णवी आ जाती है और कहती है, अरे आरती बिटिया, जल्दी से तैयार हो जा, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। ठीक है माँ, आप चलिए, मैं आती हूँ। जलन के मारे आरती श्रद्धांजलि की हल्दी में काला रंग मिला देती है और उसकी मेहंदी में हाथ जलाने वाला केमिकल डाल देती है। जब सभी हल्दी की रस्म के लिए श्रद्धांजलि को हल्दी लगाने लगते हैं तो हल्दी का रंग काला देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अरे ये हल्दी काली कैसे हो गई? अरे माँ, ये तो अपशगुन है। तभी वहाँ मौजूद विनोद कहता है, ये अपशगुन जैसा कुछ नहीं होता, जरूर किसी ने हल्दी में गलती से काला रंग मिला दिया होगा। ये बोलकर विनोद बात को टाल देता है, जिसके बाद अच्छे से हल्दी की रस्म खत्म हो जाती है। अगले दिन मेहंदी की रस्म होती है। जैसे ही श्रद्धांजलि के हाथ पर मेहंदी लगाया जाता है तो उसका हाथ जलने लगता है। आह माँ, मेरा हाथ बहुत ज्यादा जल रहा है। हाथों में हो रहे जलन के मारे श्रद्धांजलि की मेहंदी बिगड़ जाती है, जिसे देखकर आरती बहुत खुश होती है और कहती है, देखा पिताजी, एक और अपशगुन। लगता है ऊपर वाला भी नहीं चाहता कि इस श्रद्धांजलि की शादी हो। विनोद आरती की इस बात को भी टाल देता है। शादी वाले दिन आरती बहुत महंगा लहंगा पहनकर मेकअप करवाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धांजलि अपनी माँ सुरेखा की शादी का लहंगा पहनती है। ओह गॉड,
मेरी सौतेली बहन, तूने अपनी शादी वाले दिन ही ओल्ड फैशन सस्ता सा लहंगा पहन रखा है और ऊपर से ये सर पर घूंघट। हाउ चीप। आरती, ये लहंगा मेरे लिए बहुत बेशकीमती है क्योंकि ये मेरी माँ का लहंगा है और मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद भी है। इतने में बारात आ जाती है। आरती बिल्कुल मॉडर्न दुल्हन की तरह डांस करते हुए एंट्री लेती है। तभी लोगों के सामने टाइट फिटिंग होने के कारण आरती का ब्लाउज फट जाता है, जिस कारण सभी उस पर हंसने लगते हैं। उस वक्त श्रद्धांजलि अपना दुपट्टा लेकर आती है और अपनी बहन को ढक देती है और उसे अपने रूम में ले जाती है और उसे अपना लहंगा पहनने को देती है। ये सब देखकर आरती के मन में श्रद्धांजलि के लिए प्यार जाग जाता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती हूँ, उसके बावजूद तेरे मन में मेरे लिए बिल्कुल नफरत नहीं है। आई लव यू सो मच। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तेरी जैसी बहन मिली। वो दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आरती श्रद्धांजलि का लहंगा पहन लेती है और श्रद्धांजलि एक साधारण सी साड़ी पहन लेती है। ये सारी चीजें कमरे के बाहर खड़े होकर दोनों के होने वाले पति भी देख रहे थे। उनके मन में आरती और श्रद्धांजलि के लिए बहुत इज्जत बढ़ जाती है। उसके बाद दोनों बहनों की धूमधाम से शादी होती है और दोनों अपने ससुराल में खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।